हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू मिशन क्लासेस। सो स्टार्ट करते हैं एक नई वीडियो को लेकर, जिसमें बात करेंगे क्लास 10 सेक्शन सी को लेकर। सेक्शन सी में टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे और 8 में से आपको 6 क्वेश्चंस को करना होगा। हर क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका सम ऑफ जीरोज है, जो आपका सम ऑफ जीरोज है वो किसके इक्वल होना चाहिए? हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। सो देखिए सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमें दे रखी है दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। ओके, सो हमें पता है कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसके अंदर हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। सो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। सबसे पहले लेट द रूट्स आर, किसी भी इक्वेशन में जब हम बाय डिफॉल्ट रूट्स को लेट करके चलते हैं दैट विल बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, सो यहां से हमने निकाला सम ऑफ रूट दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। अगर किसी भी बच्चे को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और यहां से जब हम इसके दो रूट अल्फा और बीटा को एज्यूम करते हैं, सो जो उनका अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो सम ऑफ रूट होता है दैट विल बी माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मतलब क्या है? माइनस तो आता है हमारा सम ऑफ रूट्स में, जो बी है हमारे पास क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, और जो ए है वो क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसी के साथ साथ जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं दैट विल बी अल्फा इंटू बीटा, वो होता है हमारे पास सी अपॉन ए। ओके, सो उसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब अगर इस इक्वेशन को मैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी बी की दैट विल बी के प्लस 6। तो माइनस तो मेरे पास है ही, और बी कितना है मेरे पास? माइनस के प्लस 6, और अपॉन ए में क्या है मेरे पास? 1 आ जाएगा। सो दैट विल बी के प्लस 6। तो जो मेरे पास सम ऑफ रूट्स आ गया दैट विल बी के प्लस 6। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को लेकर। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। अब यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो यहाँ पे जो ये कॉन्स्टेंट है सी, इसको मैं कंपेयर करता हूँ इससे, तो मेरे पास सी की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 2k माइनस 1। सो 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन ए कितना है? 1, दैट विल बी 4k माइनस 2। तो मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा हो गया। यहाँ पे हम कंडीशन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास? k प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 4k माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो x प्लस के प्लस 6। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां से इस ब्रैकेट में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया है। 2 को कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा? 2k माइनस 1 बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। ये हो गया। ठीक है, सो 2k माइनस k इज इक्वल टू 6 प्लस 1। सो k इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। तो आपने देखा कि जो k की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 7 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, move on to the next question, question number 27. So dear student, this is the question number 27. If x upon a cos theta plus y upon b sin theta is equals to 1 and x upon a sin theta minus y upon b cos theta is equals to 1, prove that x square upon a square plus y square upon b square is equal to 2. सो देखिए बेटा किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। तो देखते हैं जरा। सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी हुई है दैट विल बी x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा is equals to 1. This is the equation number 1 we can say. Similarly, the second equation is x upon a sin theta plus minus y upon b cos theta is equals to 1. This is the equation number 2. तो यहाँ से मैंने क्या देखा, दोनों ही इक्वेशन में मुझे क्या करना है, सबसे पहले दोनों ही इक्वेशन का स्क्वायर करके हम उसको ऐड कर देंगे। तो क्या लिखें? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड एड फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो x अपॉन a
कॉस थीटा प्लस y अपॉन बी साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है, और प्लस हाथों हाथ में दूसरी इक्वेशन को यहाँ पे ऐड भी कर ले रहा हूँ, x अपॉन ए साइन थीटा माइनस y अपॉन बी कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट साइड पे जब हम जाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और सेकंड इक्वेशन में भी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। सो नाउ अब क्या करें, अब इसमें a फर्स्ट वाले में तो हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी और सेकंड वाले में हम बात करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो फर्स्ट वाले में लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी x अपॉन a कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस y अपॉन बी साइन थीटा का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू एक्स अपॉन a कॉस थीटा इंटू y अपॉन बी साइन थीटा, ओके। नाउ प्लस सेकंड वाले में हम बात करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर दैट विल बी x अपॉन a साइन थीटा का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y अपॉन b कॉस थीटा का स्क्वायर एंड माइनस 2ab, तो 2ab मतलब 2 इंटू एक्स अपॉन a साइन थीटा इंटू वाई अपॉन बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से हम एक चीज नोटिस करेंगे कि जो हमारे पास 2 इंटू एक्स अपॉन ए कॉस थीटा है इंटू वाई अपॉन बी साइन थीटा, वो इससे पूरा कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, एक प्लस एक माइनस का है। तो साथ ही साथ आगे देखते हैं, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वल टू में है 2, ओके। सो अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ ले लूंगा और जो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाली टर्म्स है उनको मैं एक साथ ले लूंगा, सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मैंने एक साथ लिया, तो यहां से मैंने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा मैंने हाथों हाथ कॉमन ले लिया है। साथ ही साथ सेकंड टर्म में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया है, जिससे मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, ओके। एंड वी नो वेरी वेल दैट एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इससे यहाँ मैंने क्या कह दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 2। सो बेटा रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप एग्जाम में कोई चीज किसी का रीजन लिख रहे हैं तो उसको ब्रैकेट में जरूर मेंशन करें। जैसे मैंने यहाँ से क्या लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से उस लाइन में उसका रीजन आपको मेंशन करना मस्ट है कि आपने वहां पे वैल्यू 1 कैसे लिखी, ठीक है। इससे हमारे ऊपर एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और आपके मार्क्स कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, दिस यू हैव टू बी प्रूव इट, ओके स्टूडेंट्स। सो आई होप कि ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर है। और बेटा अगर किसी का कोई भी डाउट है तो जस्ट यू कैन डू द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस क्वेश्चन की चॉइस में देखने के लिए मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27 के जो चॉइस में हमें देखने के लिए मिल रहा है, दैट विल बी प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। सो देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें प्रूफ वाले जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होंगे उसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ही प्रूव करना होगा, ठीक है। सो देखते हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूं इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो मेरे पास टेन थीटा यहां पर है, देखिए कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में मैं एक चीज बताऊं आपको, कभी भी किसी को भी कोई डाउट आ रहा है कि हम किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो आप सिंपल तरीका है कि ट्रिग्नोमेट्री में आप क्वेश्चन को साइन और कॉस में ब्रेक करते हुए चले जाइए और अगर आपको जो भी आइडेंटिटी साइन कॉस की याद है सभी उसमें अप्लाई करते जाइए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा लेंथी पड़ता है लेकिन यह है कि अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम उसमें साइन कॉस में ब्रेक करके उसको कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरे को, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेन जो है इस टेन को भी मैं साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर रहा हूँ। सो साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं टेन को हम, प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मैंने लिख दिया। साथ ही साथ 2 साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रहने दिया, ठीक है।
अब देखें यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, दैट विल बी साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस नेक्स्ट इज कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां से सबसे पहले मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा का लिया यहां पे एलसीएम। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा मेरे पास एलसीएम में आ जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन से साइन गया तो कॉस आ जाएगा, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस क्यूब के साथ करेंगे तो कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे आइडेंटिटी से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो बेटा पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको मैंने ये आइडेंटिटी में किस तरीके से कन्वर्ट किया। लेट सपोज मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर मुझे ओपन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यानी ए स्क्वायर, इसमें भी मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। सिमिलरली बी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2ab, सो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा यहाँ से, a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। तो इसको मैंने इस तरीके से आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं अब हमें अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, वो सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 रख देंगे, सो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो 1 अपॉन साइन थीटा होता है दैट विल बी वी कैन राइट कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अभी मुझे राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने अभी बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में हमें दोनों ही साइड को पैरेलली सॉल्व करना पड़ेगा। सो द राइट हैंड साइड वी विल टेक इन, राइट हैंड साइड आपको क्या दे रखा है, दैट विल बी tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अगेन मुझे वही करना है, क्योंकि जब भी कुछ समझ में ना आए तो साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर लेंगे। तो tan को मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड प्लस जो कॉट थीटा है उसको मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, यहाँ से मैंने क्या किया, साइन थीटा कॉस थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा एलसीएम में, कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, साइन से साइन कट जाएगा तो कॉस आएगा, तो दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। एंड वी नो वेरी वेल दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगेन वी कैन राइट 1 अपॉन साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा। तो आप देख सकते हैं मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है दोनों ही इक्वल आ चुकी हैं। सो हम वी कैन से दैट, हम क्या कह देंगे, दोनों ही साइड मेरी इक्वल आ चुकी है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। So dear student, this is the question number 28. Prove that the opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle. So सबसे पहले देखो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। Prove that the opposite sides of the quadrilateral, डायग्राम मैंने ऑलरेडी इसका प्रिपेयर किया हुआ है, और आपको किस तरीके से एग्जाम में थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रो भी आपको क्वेश्चन का देना है, वो भी मैंने पहले से लिख रखा है, सो दैट कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। बेटा सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये होता है कि जो सर्कल है उस क्वाड्रिलेटर के अंदर फॉर्म हुआ है। तो आप देख सकते हैं बराबर में मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना रखा है, एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम रेक्टेंगल नहीं कह सकते हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर नहीं कह सकते, रोम्बस नहीं कह सकते, पैरेललोग्राम नहीं कह सकते। क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है अ शेप विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। ओके ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटर मैंने बना लिया। अच्छा, अब उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटर की, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री, तो जो उसकी अपोजिट साइड्स हैं, लेट सपोज मैं कह रहा हूँ अपोजिट साइड्स मैंने ए बी ली और सी डी ली, ए बी और सी डी, तो ये सेंटर से सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करती हैं, दैट विल बी, यानी कि हमने ये कह दिया एंगल सी ओ डी, और जो मेरे पास बन रहा है एंगल ए ओ बी, दैट इज ठीक है। ये हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी का सम जो होगा वो सप्लीमेंट्री होगा।
इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे एग्जाम में, क्योंकि हर चीज के मार्क्स होते हैं, तो आपको ये भी लिखना मैंडेटरी है कि आपको क्या क्या चीजें गिवन दे रखी है। तो गिवन में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अ क्वाड्रिलेटर ABCD इज सर्कमस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O whose sides AB, BC, CD and DA touch the circle at point M, P, Q and N। इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा क्वेश्चन का, जो जो चीजें आपको गिवन दे रखी हैं। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होती है, ये चीजें मैं पहले भी बता चुका हूं कि सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन हमें ज्योमेट्री साइड से होता है तो उसमें हमें सबसे पहले गिवन लिखना होता है। गिवन के बाद कि आपको प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, तो उसके लिए यहाँ पे लिखना है हमें जो प्रूफ करना है दैट विल बी एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन अगर हमने की है तो हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जो भी हमने कंस्ट्रक्शन की है दैट विल बी, तो कंस्ट्रक्शन में आप हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन, उसमें लिख देंगे जैसे मैंने इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या की है, OA और OM को मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, तो हम लिख देंगे ड्रॉ OA एंड OM, OA एंड OM। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रूफ। अब जो हम इसका प्रूफ करेंगे, जो इसका सॉल्यूशन होगा, वो हमें प्रूफ हेडिंग के अंदर लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके अंदर जो हमारे पास इसके क्वाड्रिलेटर के जो वर्टिसेस हैं यानी A, B, C और D, यानी कि मैं चारों एंगल को कुछ एज्यूम करके चल रहा हूं यहाँ पर। लेट द एंगल्स A इज इक्वल टू मैंने मान लिया 2 अल्फा है, एंगल B को मैंने मान लिया 2 बीटा है, एंगल C को मैं लेके चल रहा हूं 2 गामा, ठीक है, और एंगल D को मैं लेके चल रहा हूं 2 डेल्टा। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मैंने इसको 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 डेल्टा ही क्यों अज्यूम किया, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, तब तक क्वेश्चन में बने रहिए। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले अब जब मैंने ये अज्यूम कर लिया, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा प्लस 2 डेल्टा इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। और यहां से हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 360 अपॉन 2, तो कितना आ गया मेरे पास, 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से। मैंने यहाँ से चारों का सम निकाल लिया है। अब आगे बात करेंगे। सबसे पहले जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने कंस्ट्रक्शन की है OA और OM को जो मैंने मिलाया है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कुछ ट्राइंगल के बारे में। तो जैसे कि लेट सपोज एक ट्राइंगल तो मेरे पास ये है, जो मैं येलो कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज, ठीक है, यानी कि ट्राइंगल OAN। और एक ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, दैट विल बी ट्राइंगल OAM। तो हम दोनों ही ट्राइंगल को लेकर चलेंगे और इन दोनों ट्राइंगल में हम कॉन्ग्रेंसी की हेल्प से कुछ एंगल्स की प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल OAN एंड ट्राइंगल OAM, मैं दोनों ट्राइंगल में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे ON इक्वल है किसके, ON इक्वल है OM के। ON और OM आपस में क्यों इक्वल है, क्योंकि रेडियस है सर्कल की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, हम कह सकते हैं OA इज इक्वल टू है OA के, कॉमन आ जाएगी दोनों ही ट्राइंगल के अंदर। एंड एंगल ONA इक्वल हो गया एंगल OMA के, एंगल OMA के इज इक्वल टू 90 डिग्री वी कैन से। ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं, ठीक है। और इसका रीजन भी हम जानते हैं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, एक टेंजेंट सर्कल की सरकमफ्रेंस को जिस पॉइंट पे कट करती है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। N और M यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं और वो टेंजेंट रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए ये दोनों का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आप रीजन लिख सकते हैं, आप इसका रीजन मेंशन कर देंगे यहाँ पर। तो यहां से मैंने देखा कि जब ON इक्वल OM मिला तो मेरे को 2 साइड मिली, एक एंगल मिला, तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री एंगल हम लेकर चल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल OAN कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल OAM के बाय द हेल्प ऑफ राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड प्रॉपर्टीज। यानी RHS से मैंने बता दिया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गए, और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे तो हम यहाँ से ये कंडीशन कह देंगे, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि एंगल OAN इक्वल हो जाएगा OAM के। एंगल
ओ ए एन इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए एम के, किससे, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से मैंने कह दिया एंगल ओ ए एन इक्वल हो गया एंगल ओ ए एम के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां से ये कह सकते हैं, क्योंकि जो कंप्लीट एंगल था, कंप्लीट एंगल ए क्या था हमारे पास, अल्फा है, जो कंप्लीट एंगल ए है वो क्या है, 2 अल्फा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल ओ ए एन है इक्वल है एंगल ओ ए एम के, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने इसको अल्फा दिखा दिया, यानी कि ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, यानी कि ये हाफ हो गया इसका, तो इसी तरीके से जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये भी क्या हो जाएगा, दोनों हाफ हो जाएंगे इसके, यानी बीटा बीटा हो जाएंगे। ऐसे ये गामा गामा हो जाएंगे, ये डेल्टा डेल्टा हो जाएंगे। तो इसके बारे में हम लिख देते हैं। तो एंगल यहां से क्या लिखें, एंगल ओ बी एम इक्वल है एंगल ओ बी सी के, एंगल ओ बी एम इक्वल है एंगल ओ बी सी के, दैट विल बी बीटा, हम यहां से कह सकते हैं। सिमिलरली एंगल ओ सी डी इक्वल है एंगल ओ सी बी के, एंगल ओ सी डी इक्वल है एंगल ओ सी बी के, दैट विल बी हमने कह दिया गामा है, ठीक है। और साथ ही साथ एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ओ डी ए के, एंगल ओ डी ए के, दैट विल बी डेल्टा। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरीके से दोनों एंगल्स आपस में, सारे के सारे एंगल्स आपस में बराबर हो चुके हैं, ये हमने कह दिया। अब हम बात करेंगे कंप्लीट ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में, कंप्लीट ट्राइंगल। ये मैं एक वॉयलेट कलर से आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, दैट विल बी दिस। ये कंप्लीट ट्राइंगल की मैं बात करूंगा ट्राइंगल ओ ए बी में। अब इस पूरे कंप्लीट ट्राइंगल में मैं एक एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के चलूंगा, ठीक है। सो देखते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हम कह सकते हैं। यहां से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल एओबी मेरे को चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि जब मुझे प्रूफ करना है एओबी और सीओडी का सम चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहां से एंगल एओबी के लिए सॉल्व कर लेता हूं। तो एंगल एओबी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ओ ए बी एंड प्लस एंगल ओ बी ए, ठीक है, 180 माइनस, सो एंगल ओ ए बी प्लस ओ बी ए। अब ओ ए बी क्या है मेरे पास, ओ ए बी, यानी कि ये वाला एंगल जो मैंने बताया था ये अल्फा था, और ओ बी ए क्या है, ओ बी ए, ये मैंने क्या बताया था, ये मैंने बीटा बताया था। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड वी कैन से। सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्राइंगल। अब की बार हम नेक्स्ट ट्राइंगल लेकर चल रहे हैं, दैट विल बी दिस वन विच इज हाईलाइटेड बाय द पिंक कलर, ठीक है। तो ट्राइंगल ओसीडी की बात करेंगे, जैसे कंडीशन हमने ट्राइंगल एओबी में लगाया है, सेम ट्राइंगल हम ओसीडी में बात करेंगे। सो इन ट्राइंगल ओसीडी, तो ट्राइंगल ओसीडी में देखते हैं क्या होगा। अगेन एंगल ओसीडी प्लस एंगल सीडीओ प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अगेन वी कैन से एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब जो ओसीडी है, मुझे क्या चाहिए, मुझे सीओडी चाहिए, तो मैं सीओडी के लिए इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो एंगल COD इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल OCD प्लस एंगल CDO, ये हो गया। सो 180 माइनस, अब OCD कितना है मेरे पास, एंगल OCD मेरे पास गामा होगा एंड ODC क्या होगा, डेल्टा होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, गामा प्लस डेल्टा। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड वी कैन से। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे ही मैंने एंगल एओबी और सीओडी के बारे में सॉल्व कर लिया है और मुझे दोनों का सम निकालना है, प्रूफ में क्या करना है, एओबी और सीओडी का सम मुझे 180 प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को मैं आपस में ऐड कर दूंगा। सो इक्वेशन नंबर 2 प्लस 3 तो ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा, एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल टू 180 माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस 180 माइनस गामा प्लस डेल्टा। तो यहां से हम देखेंगे 180 माइनस एल्फा माइनस बीटा प्लस 180 माइनस गामा माइनस डेल्टा। तो 180 180 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा।
माइनस यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की, विच इज 180 डिग्री। सो 360 माइनस 180 डिग्री, दैट विल बी 180। तो यहाँ से हमने कह दिया कि जो एंगल ए ओ बी है और प्लस जो एंगल सी ओ डी है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है, दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 28। तो बेटा इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो मैंने पहले बताया था कि मैंने एंगल ए बी सी डी को यहाँ पे 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 डेल्टा क्यों लिया है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा क्या है, फ्रैक्शन में हमारा क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ही ले देता हूँ, 360 लेता हूँ उसको, तो यहां से जब मैं चारों का सम करूंगा तो फिर उसमें क्या होगा, यहाँ पे जाके जो वैल्यू बन रही है अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा अपॉन 2 बीटा अपॉन 2 बनेगी, ताकि मेरा क्वेश्चन फ्रैक्शन में जाए, फ्रैक्शन में ना जाए, इसलिए मैंने उसको 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 डेल्टा लिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Dear student, this is the question number 29. 6 bells commence tolling together and toll at interval 2, 4, 6, 8, 10 and 12 minutes respectively. After how many minutes they will toll together? तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जनरली एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, या तो ये क्वेश्चन इस टाइप का है जैसे बेल्स का आपको दे रखा है, या क्वेश्चन में हो सकता है कि दो फ्रेंड आपस में एक साथ पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करते हैं और कितने टाइम बाद आकर एक साथ मिलेंगे। तो जस्ट लाइक दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसमें हम सभी में क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल सा सॉल्यूशन है, हमें 2, 4, 6, 8 और 10, 12 का सबका एलसीएम ले लेना है। सो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें, ज़्यादा इजी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाना है। ठीक है, सो 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। Similarly again divided by 2, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 3, 2 2 जा 4, 5 as it is, 2 3 जा 6, again divided by 2, 1 2 1 जा 1, 1 3, 2 1 जा 1, 5 3, now again divided by 3, 1 1 1 5 1, and now lastly we can divide it by 5. This is, so the LCM will be, तो जो LCM हो जाएगा दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 24 पंजे 120, यानी 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितना हो गया, आइदर वी कैन से 2 आवर। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं क्वेश्चन में कि आफ्टर 2 आवर दे विल टोल टुगेदर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, so this is the question number 29. Now move on to the next question, question number 30. So dear student, this is the question number 30. Given the linear equation 3x plus 4y is equal to 9, write another linear equation in these two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, coincident lines और parallel lines. सो बेटा देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हर टाइप की लाइन के इक्वेशंस के बारे में मुझे पता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन को लेकर, ठीक है, तो जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो जब हम इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन में जो रूल है दैट विल बी a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का रूल। ठीक है, तो इसके लिए हम कोई भी एक इक्वेशन अपनी तरफ से बना देंगे, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जैसे आपको इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अनदर इक्वेशन विल बी, हम कुछ भी ले सकते हैं, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये कह दिया। सिमिलरली द सेकेंड पार्ट इज कोइंसिडेंट लाइन। तो बेटा कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब ये होता है जहां पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, ये कंडीशन मुझे दे रखी हो। तो इसके लिए हम क्या करें, तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे केस में मैं क्या करूं, जो इक्वेशन आपको दे रखी है उस इक्वेशन में हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे लेट सपोज आई मल्टीप्लाई बाय 2, सो मल्टीप्लाई बाय 2 इन गिवन इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसमें मैं मल्टीप्लाई बाय 2 से कर लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 2 9 जा 18। आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द अनदर इक्वेशन फॉर द कोइंसिडेंट लाइन। द थर्ड पार्ट इज
पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की जब बात करते हैं तो कंडीशन आ जाती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन ये होती है, तो इसका मतलब क्या है, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 के। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन की रखी है वो तो हम सेम रख लेंगे, दैट विल बी 3x प्लस 4y, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको चेंज कर देता हूँ। दिस इज द अनदर इक्वेशन फॉर द पैरेलल लाइंस। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इसकी चॉइस में देखने के लिए मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट, द क्वेश्चन जो हमें क्वेश्चन नंबर 30 की चॉइस में देखने के लिए मिलेगा, दैट विल बी फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 75 एंड द डिफरेंस इज 15। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जनरली इस क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये एज्यूम करना है कि जो नंबर्स हैं वो क्या है, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। मैंने एक नंबर को एक्स और एक नंबर को मैंने वाई एज्यूम कर लिया। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो कंडीशन मुझे दे रखी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ द नंबर्स टू नंबर यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 75। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 वी कैन से। और दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, जनरली बच्चे क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बेटा दोनों नंबर का डिफरेंस कहाँ है, इसमें पता क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है जो नंबर आप एज्यूम करके चल रहे हो x और y, इसमें हमने कहीं ये नहीं बताया कि x बड़ा है या y बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए जो इक्वेशन हम लेके चलते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 भी हो सकती है या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 भी हो सकती है। तो हम इसमें दोनों ही इक्वेशन लेके चलते हैं। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा मैं बता देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो जब आप इक्वेशन को लेकर चलेंगे तो इक्वेशन को कुछ इस तरीके से हमें लेके चलना होता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 15। तो जैसे ही आप प्लस माइनस 15 लिख दोगे तब आपको ये वाली इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस के केस में आपको ये चीज याद रखनी है कि कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि हम जब डिफरेंस निकालते हैं तो बड़े में से छोटे को ही माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने ये बताया नहीं है कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो इसलिए मैंने x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 15 लिया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक बार लेके चलेंगे क्या, पॉजिटिव साइन। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव साइन के बारे में बात करूंगा। तो जब पॉजिटिव साइन लिया तो दैट विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 में लेके चल रहा हूँ। दोनों ही इक्वेशन को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया है। y से y कट जाएगा, x प्लस एक्स इज 2x आ जाएगा, 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा 90। सो x इज इक्वल टू कितना आएगा 90/2, दैट विल बी 45। x की वैल्यू 45 आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठा के मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, दैट विल बी 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 45 माइनस 15, दैट विल बी 30। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। सिमिलरली जैसे मैंने पॉजिटिव लिया, इसी तरीके से हम नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं। अब की बार मैं नेगेटिव साइन लेकर चलूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो नेगेटिव साइन में क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 में लेकर चल रहा हूँ और साथ ही साथ x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15 लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। सो अगेन y से y कैंसिल आउट, x प्लस एक्स इज 2x हो जाएगा, 75 माइनस 15 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, दैट विल बी 30 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15। सो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 प्लस 15, दैट विल बी 45। तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, वैल्यू तो सेम ही आ रही है, बस नंबर में आगे पीछे हो रहा है क्या, जहाँ पे x 45 आ रहा है यहाँ y 45 है, और जहाँ y 30 है यहाँ पे x 30 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, जो नंबर्स होंगे, सो नंबर्स विल बी लिखेंगे किस तरीके से, या तो 45 और 30 होंगे, और हम कह सकते हैं यहाँ से या 30 45 होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30 के चॉइस में जो हमें देखने के लिए मिल रहा है। Now move on to the next question, question number 31. This is the last question of section C. So dear student, this is the question number 31. Points P, Q and R in this order divide a line segment joining A point आपके coordinate दे रखे हैं which is 6,3 and the point B के coordinate आपको दे रखे हैं 10,13 in 4 equal parts. Find the coordinates of P, Q and R. तो देखिए डायग्राम मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। सॉल्यूशन आपको किस तरीके से लिखना होगा, सॉल्यूशन में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, लेट पी क्यू एंड आर डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट। तो पी क्यू आर एक ही लाइन ए बी को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि उनके चारों पार्ट आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से दिखा दिया है कि जो ए पी है वो किसके इक्वल है पी क्यू के, पी क्यू किसके इक्वल है क्यू आर के, और क्यू आर किसके इक्वल है आर बी के, यानी चारों पार्ट आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि सबसे पहली बात है, जब चारों इक्वल पार्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्यू है वो ए बी का मिड पॉइंट हो गया, जो क्यू है वो क्या हो गया ए बी का हो गया मिड पॉइंट।
एंड वी नो वेरी वेल दैट कि अगर हमें किसी भी लाइन में मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते तो क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए बेटा, लेट सपोज दिस इज द लाइन ए बी, एक लाइन ए बी दे रखी है और लाइन ए के जो कोऑर्डिनेट है लेट सपोज दैट विल बी x1 y1 दिया हुआ है, बी के कोऑर्डिनेट आपको x2 y2 दे रखे हैं, ठीक है। और कोई पॉइंट सी जो है वो इसका मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है x y है। तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है दैट विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2 और साथ ही y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले q के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। तो q के कोऑर्डिनेट्स के लिए लिख लेंगे हम q के कोऑर्डिनेट में जो x वाला पार्ट है, ठीक है, यानी कि मैं उसको एक्स वाई कह रहा हूँ q के कोऑर्डिनेट को। तो x कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 6 प्लस 10 अपॉन 2 दैट विल बी 16 अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा। और साथ ही साथ जो y हम निकालेंगे दैट विल बी 3 प्लस 13 अपॉन 2, अगेन वी कैन से 16 अपॉन 2, तो यानी कि 8। तो यहाँ से मैंने देखा कि जो पॉइंट q है, q के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ चुके हैं 8,8 आ चुके हैं, ठीक है। मैंने q के ही सबसे पहले q निकाले। बात आती है यहाँ पर कि मैंने q के ही सबसे पहले q निकाले, क्योंकि रीजन क्या है 4 इक्वल पार्ट का क्वेश्चन है। तो q के निकालने से ये फायदा हो जाएगा, अब जो p है वो a q का मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। जो p है वो a q का मिड पॉइंट होगा, तो इसीलिए मैंने q के सबसे पहले निकाले। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे पॉइंट p के लिए निकालने हैं। तो पॉइंट p के जो कोऑर्डिनेट है, लेट जो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट है मैं उसको x y कह देता हूँ। तो एक्स वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सो द एक्स विल बी, अब एक्स क्या हो जाएगा यानी कि इसका x1 प्लस x2। तो उसके लिए हम क्या करें, x1 क्या हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा और x2 मेरे पास क्या हो जाएगा दैट विल बी 8। क्यू को मैं x2 लेकर चल रहा हूँ, दैट विल बी 8 अपॉन 2, तो कितना हो गया 14 अपॉन 2, ये हो जाएगा मेरे पास 7। और सिमिलरली जो सेकंड आएगा इसका y कोऑर्डिनेट, y कितना आ जाएगा दैट विल बी 3 प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो p के कोऑर्डिनेट आ गए वो कितना आ गए 7,11 अपॉन 2। पॉइंट p आ चुका है, पॉइंट q आ चुका है। नाउ वी विल कैलकुलेट द पॉइंट r। अब हम पॉइंट r के बारे में बात करते हैं। तो सिमिलरली पॉइंट r के कोऑर्डिनेट को भी मैं यहाँ पे x, y लेकर चलूंगा, ठीक है। जैसे मैंने x और y ले लिया है, तो इसका x कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 से निकालेंगे। तो उसके लिए q क्या है, q मेरा x1 का काम करेगा यानी कि 8, q का जो x पॉइंट है, और b मेरे पास x2 का काम करेगा दैट विल बी 10 अपॉन 2, यानी कि कितना हो जाएगा 18 अपॉन 2, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 9। सिमिलरली y के लिए हम क्या करें, y के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो है, ये वाला जो 8 है q पॉइंट का वो y का काम करेगा, और सिमिलरली जो 13 है वो y का काम करेगा। 8 प्लस 13 अपॉन 2 दैट विल बी 21 अपॉन 2। तो यहाँ से मैं कह देता हूँ कि जो r के कोऑर्डिनेट है x, y, यानी कि जो r के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे मेरे पास 9,21 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। So this is the question number 31. This is the last question of your section C. So I hope बेटा सभी बच्चों को वीडियो अच्छे से क्लियर है, सारे क्वेश्चन सभी को क्लियर हो रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो बेटा आप कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।